नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर के जो संस्कृत के महाकवि कालिदास ने लिखा है और जो एक छंद की रचना के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा एक गीति काव्य अथवा खंड काव्य। तो ये जो खंड काव्य है अथवा यह जो गीति काव्य है, इसका आज हम 14वां श्लोक पढ़ेंगे। 13 तक श्लोक हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, और जो 14वां श्लोक है उसमें देखिए, आपको पता है कि इसमें यक्ष जो कुबेर का सेवक है उसके द्वारा मेघ के लिए मार्ग बताया जाएगा, जिससे वह मेघ उस यक्ष के संदेश को उसकी पत्नी यक्षिणी के पास अलकापुरी में पहुंचाए। तो देखिए, सबसे पहले जो बताता है यक्ष, वह क्या कहता है कि हे मेघ, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उड़ना है। किधर उड़ना है? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। आपको ध्यान रखना है कि कई बार परीक्षा में जब पूछा जाता है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो मेघ है वह सबसे पहले किस दिशा में गया या उसको किस दिशा में जाना था। तो आपको यह ध्यान रखना विद्यार्थियों, वह उत्तर दिशा में गया था। तो देखिए क्या कहते हैं, अद्रेह श्रृंगम हरति पवनः किंस्विदित्य उन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरस निचुलादुत्पतोदङ्गमुखं खं दिङ्नागानां पथ परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। देखिए क्या कहता है जो यक्ष है मेघ से कि अद्रेह, अद्रि कहते हैं पर्वत को, तो अद्रेह पर्वत की, श्रृंगम चोटी को, हरति ले जा रहा है, पवनः वायु। क्या कहा? अद्रेह पर्वत की, श्रृंगम चोटी को, हरति ले जा रहा है, पवनः वायु। किंस्वित, किंस्वित कहते हैं क्या, अर्थात क्या पर्वत की चोटी को वायु ले जा रहा है। इति यानी इस प्रकार, उन्मुखी भी, उन्मुख कहते हैं ऊपर मुंह किए हुओं के द्वारा। अब महिला हैं तो महिलाओं के द्वारा क्या, जब आकाश में बादल जाएगा तो आकाश में देखेंगे तो उन्मुखी भी ऐसे मुंह हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो क्या कहते हैं, जो यक्ष है वह क्या कहता है कि उन्मुखी भी, ऊपर मुख की हुइयों के द्वारा। किंस्वित क्या, अद्रेह श्रृंगम हरति पवनः, क्या पर्वत की चोटी को पवन ले जा रहा है। इस प्रकार से दृष्टः देखा गया, उत्साह चकित चकितम, उत्साह से आश्चर्यचकित, मुग्ध सिद्धांगनाभिः, मुग्ध सिद्धांगनाओं के द्वारा, अर्थात सिद्धों की मुग्ध अंगनाओं के द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नायिका होती हैं उनके भेद किए हैं धनंजय ने और 10 रूपकम में। तो उसने मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा, इस प्रकार से 3 नायिकाएं बांटी हैं। तो इसमें क्या कहा है, मुग्ध सिद्धांगनाभिः, कि सिद्धों की मुग्ध अंगनाओं के द्वारा, यानी जो मुग्धा नायिकाएं हैं किनकी, सिद्धों की, उनके द्वारा आप ऊपर मुख करके उत्साह पूर्वक देखे जाओगे और कहा, और वो सोचेंगी कि क्या पवन पर्वत की पर्वत चोटी को लेकर के जा रहा है। स्थानात अस्मात्, अस्मात् माने इस, स्थानात स्थान से, कौन से स्थान से, जो रामगिरी पर्वत है उस स्थान से, सरस निचुल, निचुलात, जो रसयुक्त हैं और निचुल हैं ऐसे, उनसे उत्पत, उत्पत, उत्पत का अर्थ होता है उड़ जाओ, उत्पत उड़ जाओ, उदंग मुखः,
उदंग मुख कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। उदंग कहते हैं उत्तर और मुख मुख, अर्थात उदंग उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप उड़ जाइए खम आकाश में। और दिंग नागानाम पथि, जो दिशा रूपी नाग हैं, दिशा रूपी जो हाथी हैं, पथि माने रास्ते में, परिहरन उनसे बचते हुए, स्थूल हस्तावलेपान उनकी जो मजबूत सूंड होंगी उनके प्रहारों से बचते हुए आप उत्तर दिशा में चले जाइए। क्या कहा उसने कि क्या वायु पर्वत के शिखर को उड़ाए लिए जा रहा है, इस आशंका से ऊपर की ओर मुख उठाए हुए भोली भाली सिद्धों की स्त्रियां द्वारा परमाश्चर्य पूर्वक जिस तुम्हारा उत्साह देखा गया है, ऐसे तुम गीले स्थल बैंसों वाले इस स्थान से मार्ग में दिग्गजों की मोटी मोटी सूंडों के प्रहारों को बचाते हुए उत्तर की ओर मुख करके आकाश में उड़ जाओ। यह क्या है, इस श्लोक का अर्थ है विद्यार्थियों। अब देखिए प्रसंग आप बता ही देंगे कि इसमें मेघ की मार्ग का वर्णन है और संदर्भ वही रहेगा जो पहले हमने किया है। इसके बाद जो विशेष है तो आप जानते हैं इसमें आपको क्या विशेष लिखना है। सबसे पहला जो आपका विशेष है वह तो होगा इस पद में मंदाक्रांता छंद है। दूसरा होगा इस पद में विप्रलंभ श्रृंगार रस है। और तीसरा चाहें तो आप लिख सकते हैं इसमें रामगिरी आश्रम से लेकर के अलकापुरी जाने के मार्ग का वर्णन है। अब देखिए एक और इसमें विशेष बन जाता है, आप लिखेंगे इस श्लोक में प्रकृति का मानवीकरण है। प्रकृति का मानवीकरण किसको कहते हैं, जब हम प्रकृति को मानव के रूप में वर्णन करते हैं तो वह कहलाता है विद्यार्थियों प्रकृति का मानवीकरण। अब देखिए, अब आप लिखेंगे इसमें व्याकरण। क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। अब जो व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, जैसे हम लिखते हैं इसमें ये है, जैसे तो इसमें आप लिखेंगे ओदक मुखम यस्य सह, और समास हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। ठीक है। अब इसमें होने को तो बहुत हो सकते हैं समास, लेकिन क्या है हम बहुब्रीहि समास को ही लिख लेते हैं। फिर देखिए दूसरा लिखते हैं, ये लिख रहा है हरति। क्या लिख रहा है विद्यार्थियों, हरति। तो आप लिखेंगे, देखिए हिरि धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ दृष्ट है तो आप लिखेंगे दृष्टः। ये है जब आप लिखेंगे दृश धातु प्लस त प्रत्यय। फिर देखिए हम लिखेंगे दृष्टोत्साह। तो आपका हो जाएगा दृष्ट
प्लस उत्साह, और ये संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, गुण संधि। फिर देखिए परिहरण, तो देखिए परि उपसर्ग है, हिरी धातु प्लस सप्तरी प्रत्यय। फिर है देखिए यह है उत्पत, तो आप लिखेंगे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से देखिए ऐसी उत्साह का हो जाएगा। आपका हो जाएगा उत उपसर्ग सह धातु है प्लस घय प्रत्यय है। ठीक है, अब ऐसे ही विद्यार्थियों औरों को भी आप देख सकते हैं, तो इसमें और भी व्याकरण टिप्पणियां निकाली जा सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको इस श्लोक की व्याख्या कर देनी है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।